Yes, good morning everyone. As in the last classes, we have discussed partnership, company, etc. In the same process here with a new chapter that is consignment account. कंसाइनमेंट अकाउंट काफ़ी हद तक पार्टनरशिप की तरह होता है, बस डिफरेंस ये होता है पार्टनरशिप में जितने भी पर्सन होते हैं ऑल आर द ओनर, सारे के सारे मालिक होते हैं. बट इन दिस चैप्टर विल सी दैट एक ओनर होता है और एक एजेंट होता है. ओनर खुद से गुड सेल नहीं करता है, ओनर गुड सेल करने के लिए एक पर्सन अपॉइंट करता है, दैट इज़ कॉल्ड एजेंट, जिसे हम इस चैप्टर में कंसाइनी के नाम से जानेंगे. सो कंसाइनमेंट अकाउंट इन विच टू पार्टीज आर देयर. द फर्स्ट वन इज कंसाइनर एंड द सेकेंड वन इज कंसाइनी. कंसाइनर को हम यहाँ बोलेंगे ओनर, जो कि बिजनेस का मालिक होता है, एंड कंसाइनी को हम यहाँ बोलेंगे एजेंट. एजेंट मीन्स जो कंसाइनर के बिहाफ पर गुड्स को सेल करेगा. सो इन दिस चैप्टर सारे की सारी जो प्रोसेस है वो इसी के अंदर अंदर आती है, जहाँ पर कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा और कंसाइनी उसके बिहाफ पर गुड्स सेल करेगा. अब आप ये सोचेंगे कि सर कंसाइनी को क्या फ़ायदा, कंसाइनी क्यों गुड्स सेल करेगा? बिना किसी बेनिफिट के क्या कोई कुछ काम करता है? कभी नहीं करता. तो कंसाइनी इस काम के बदले कुछ अमाउंट चार्ज करेगा, दैट इज़ कॉल्ड कमीशन, जिसे हम बोलेंगे कमीशन. तो कंसाइनर कंसाइनी को जो गुड्स भेजेगा, कंसाइनी उसे बेचने के बदले कुछ अमाउंट चार्ज करेगा, जिसे हम बोलेंगे कमीशन. कमीशन के भी आगे कुछ पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको इसके आगे बताऊंगा. अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कंसाइनर और कंसाइनी कौन होते हैं और इनका क्या काम होता है. तो कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा और जितना भी प्रॉफिट होगा सारा कंसाइनर का होगा. बस कंसाइनी को तो उसके बदले क्या दिया जाएगा? कमीशन दिया जाएगा. सो नाउ द पॉइंट इज कि कंसाइनर अपने बुक्स में क्या क्या अकाउंट बनाता है और वो अकाउंट किस किस यूज़ के होते हैं. द फर्स्ट वन इज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, द अकाउंट इज कंसाइनमेंट अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है और क्यों बनाया जाता है? कंसाइनमेंट अकाउंट की हेल्प से हमें पता चलता है कि कितने रुपीज़ का गुड्स भेजा गया है, कितना एक्सपेंसेस चार्ज किया, कितना कंसाइनी ने एक्सपेंसेस दिया. दीज ऑल आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन कंसाइनमेंट अकाउंट. और कंसाइनमेंट अकाउंट की हेल्प से ही हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? प्रॉफिट और लॉस, कि बिजनेस में एट द एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ. अब ये तो आपको भी पता है बेटा, कोई भी बिजनेस एक सोशल सर्विस के लिए स्टार्ट नहीं होता, प्रॉफिट मोटिव के लिए स्टार्ट होता है. तो जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, तब तक उस बिजनेस का एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम में आ जाएगा बेटा. ओके, सो द फर्स्ट अकाउंट कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट अकाउंट की हेल्प से हमें पता पड़ता है कंसाइनर ने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस सफ़र किया. द सेकेंड वन इज कंसाइनी अकाउंट. कंसाइनी अकाउंट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा था और कंसाइनी गुड्स को सेल करेगा और सारा का सारा पैसा एक बार के लिए अपने पास रखेगा. तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने रुपीज़ का गुड्स भेजा गया है, कितने रुपीज़ का गुड्स उसने सेल कर दिया और कितना पैसा हमें उससे लेना है. दीज ऑल डिटेल्स आर recorded in consignee's account. The third one is goods sent on consignment. This account tells us that how much goods are sent by the consigner to the consignee. कितने रुपीज़ का गुड्स कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा था और कितने रुपीज़ का गुड्स उसके पास अभी भी रखा हुआ है. द फोर्थ वन इज एबनॉर्मल लॉस अकाउंट. बेटा लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बिना बताए आ जाती हैं. वैसे ही बिज़नेस में भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम सोच नहीं पाते लेकिन फिर भी आ जाती हैं, लाइक लॉसेस. अब कई बार लॉसेस ऐसे आते हैं जिनको अपन सोच भी नहीं सकते हैं, फिर भी आ जाते हैं. तो इसलिए हम एक अकाउंट बनाना पड़ता है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट. किसी भी रीज़न से, लाइक लॉस बाय फायर, ठीक है, ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, यदि गुड्स को किसी भी तरीके से नुकसान होता है तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में, कि वो गुड्स कितने रुपीज़ का था, उससे कितना पैसा हमें मिला और फाइनली लॉस कितना हुआ. ये सारी डिटेल हमें किससे मिलेंगी?
एबनॉर्मल लॉस अकाउंट से। द नेक्स्ट वन इज अनसोल्ड स्टॉक। ऐसा तो बहुत ही रेयर केस में होता है कि हमने जितना गुड्स खरीदा था पूरा का पूरा गुड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बेच दें, बहुत ही रेयर होता है। तो जनरली हमारे पास कुछ ना कुछ स्टॉक बच ही जाता है ईयर के एंड में। सो उस स्टॉक को हमें दिखाने के लिए जो अकाउंट बनाना होता है दैट इज़ कॉल्ड अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट, कि हमारे पास कितने रुपीज़ का गुड्स अभी भी बचा हुआ है। ओके, सो दिस इज द अकाउंट, दीज आर द अकाउंट्स विच इज़ प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ये 5 अकाउंट बनाने होते हैं। आउट ऑफ दीज 5 अकाउंट्स द मेन अकाउंट्स आर कंसाइनमेंट, जो हमें हमेशा बनाना ही बनाना होता है। द सेकेंड वन इज़ कंसाइनी, ये भी हमें हमेशा बनाना होता है। बाकी जो अकाउंट हैं दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। इफ क्वेश्चन इन्फॉर्म्स दैट प्रिपेयर ऑल द नेसेसरी अकाउंट, तो हमें सारे अकाउंट बनाने हैं। अदरवाइज मेन अकाउंट कौन से होंगे आपके? कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। ये तो बात हो गई बेटा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अब बात करेंगे हम इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी की बुक्स में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं? आपको यहाँ दिख रहा होगा कंसाइनी मीन्स एजेंट। एजेंट की बुक में जो अकाउंट बनाए जाते हैं दोज आर कंसाइनर अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज कमीशन अकाउंट। कंसाइनर अकाउंट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कंसाइनी को ये बताना पड़ता है कि कंसाइनर से कितने का गुड्स आया, कितना पैसा मैंने रिसीव किया मार्केट से और कितना पैसा मुझे वापस से देना है। तो जब तक कोई चीज़ डिटेल में नहीं होती है तब तक हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। सो इन कंसाइनर अकाउंट ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू गुड्स, related to amount to be paid to the consignor are recorded. The next one is commission. This is the main source of income for consignee. Consignee जिस चीज़ के लिए इतना सारा पेन ले रहा है, इतना सारा वर्क कर रहा है, that is called commission. क्योंकि बिना पैसे के, बिना सैलरी के, बिना फीस के कुछ भी काम नहीं होता है। सो कंसाइनी ये सारा जो भी काम कर रहा है वो किसके बदले कर रहा है? कमीशन के बदले। कंसाइनी को क्या मिलेगा? इस सबसे कमीशन मिलने वाला है। तो कमीशन की डिटेल तो होनी चाहिए कि उसने कुल कितना कमीशन रिसीव किया और किस किस तरीके से कमीशन रिसीव किया। दिस ऑल डिटेल्स आर रिकॉर्डेड इन कमीशन अकाउंट। सो इन 2 टॉपिक से हमने डिस्कशन किया कि कंसाइनर अपने बुक्स में कौन कौन से अकाउंट बनाता है। 5 अकाउंट बनाता है। द फर्स्ट वन इज कंसाइनमेंट, सेकेंड कंसाइनी, थर्ड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फोर्थ इज एबनॉर्मल लॉस एंड फिफ्थ इज अनसोल्ड स्टॉक। एंड कंसाइनी अपने बुक्स में कौन कौन से अकाउंट बनाता है? द फर्स्ट वन इज कंसाइनर अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज कमीशन अकाउंट। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं। मैंने कहा था आपको कि वेन एवर वी आर डूइंग द लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन करने से पहले यदि हम छोटे छोटे जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको सीख लेंगे तो हमें बड़े क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कमीशन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कमीशन क्या होता है और कमीशन किस किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कमीशन, so commission is broadly divided in 3 parts in this chapter. The first one is general commission. Second one is Dell creditor commission. And the third one is overriding commission. Overriding commission. Okay, so the first one is general commission. What is general commission? We can say it's a normal commission. So when the commission is given on the total sales of the goods, जितने रुपीस का गुड्स बेचा है कंसाइनी ने उस अमाउंट पे जो कमीशन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड जनरल कमीशन. लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दैट. Suppose consignee is selling 300 chairs at the rate of rupees 200 each in cash and 200 chairs at the rate of 250 each
ऑन क्रेडिट। तो अब जनरल कमीशन मान लीजिए उसे दिया जाना है 10%, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसने टोटल सेल्स कितनी की पहले हमें ये देखना होगा। 300 चेयर्स एट द रेट ऑफ 200, तो उसने सेल्स की बेटा 60,000 रुपीज कैश सेल्स। और यदि हम बात करते हैं क्रेडिट सेल्स की, तो कितनी की उसने? 200 इंटू 250, दैट इज 50,000। सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सेल? इट विल बी 1,10,000, और 1,10,000 पे कितना परसेंट कमीशन है? 10%, देन इट विल बी 11,000 रुपीज। मीन्स दैट इससे क्या समझ में आया हमें कि जनरल कमीशन हमेशा टोटल सेल्स पे दिया जाता है, चाहे वो सेल्स कैश में हो, चाहे वो सेल्स क्रेडिट में हो, दैट्स नो मैटर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड जनरल कमीशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेल क्रेडिटर कमीशन। व्हाट इज डेल क्रेडिटर कमीशन? जब कंसाइनी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले कि जो भी गुड्स मैंने क्रेडिट में सेल्स किया है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मीन्स दैट आपको कोई टेंशन नहीं है उस अमाउंट की जो गुड्स क्रेडिट में बेचा गया है, पैसा आएगा नहीं आएगा उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो उसे उस पर जो कमीशन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड डेल क्रेडिटर कमीशन। अभी हम सेम एग्जांपल की बात करते हैं। कंसाइनी ने 300 चेयर्स 200 के हिसाब से बेची, दैट इज द कैश सेल्स, और 200 चेयर्स 250 के हिसाब से बेची, दैट इज द क्रेडिट सेल्स। तो अब मुझे आप बताइए कि इस सेल्स में कौन से वाले सेल्स पर उसे डेल क्रेडिटर कमीशन मिलेगा? ऑब्वियसली क्रेडिट सेल्स पर, क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन केवल और केवल क्रेडिट सेल्स पे दिया जाता है, वो भी तब दिया जाता है जब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले तो। सो नाउ क्वेश्चन है आपका कि यदि इस क्रेडिट सेल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी लेगा तो उसे कमीशन कितना मिलेगा? सो वी कैन टेक एन एग्जांपल दैट डेल क्रेडिटर कमीशन इज गिवन 5%. सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कमीशन? डेल क्रेडिटर कमीशन कितना होगा आपका? चलिए बताइए, क्रेडिट सेल्स कितनी है? क्रेडिट सेल्स इज 50,000 रुपीज। सो 50,000 इंटू 5/100, दैट विल बी 2,500। तो उसे नॉर्मल कमीशन 11,000 के अलावा 2,500 कमीशन और दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि उसने उस क्रेडिट सेल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ने ली है कि यदि पैसा नहीं आएगा तो मैं आपको वो पैसा दूंगा। दैट इज कॉल्ड डेल क्रेडिटर कमीशन। द नेक्स्ट वन इज overriding commission. As name suggests, overriding means that it's an extra commission. Extra commission जो कंसाइनी को उस अमाउंट पे दिया जाता है जो उसने एक्स्ट्रा में सेल्स किया। जैसे आपको पता है there are 3 types of amount. The first one is cost price, the second one is invoice price, and the third one is the selling price. Suppose that कंसाइनर परचेज गुड्स वर्थ ₹100। कंसाइनर ने गुड्स कितने का परचेज किया था? 100 रुपीज़ का, और उसने कंसाइनी को भेजा और बोला कि आपको इसे 120 पे सेल करना है, 120 पे सेल्स करना है। नाउ कंसाइनी चाहे तो इस गुड्स को 120 पे भी सेल कर सकता है और इससे ज़्यादा पे भी सेल कर सकता है, बट कम में नहीं कर सकता। Suppose that consignee sells this good on the same price 120, तो इनवॉइस प्राइस और सेल प्राइस सेम होगा, तब तो उसे कमीशन नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। बट इफ कंसाइनी सेल दिस गुड्स एट ₹130, इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा में सेल किया उसने, कितने रुपये ज़्यादा में सेल किया? 10 रुपीज़। तो उस अमाउंट पे जो कमीशन दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग कमीशन। मान लेते हैं ओवरराइडिंग कमीशन कितना परसेंट है? 10%, और ये 10 रुपीज़ पर यूनिट है, और मान लेते हैं हम टोटल यूनिट्स कितनी है? 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स। तो 5,000 इंटू 10 इट विल बी 50,000,
और 50,000 का 10% ओवरराइडिंग कमीशन, इट विल बी 5,000. सो आपको क्लियर हो गया होगा. जनरल कमीशन इज दैट कमीशन विच इज गिवन ऑन द total sales of the goods. The second one is Dal Credit Commission. Dal Credit Commission is given on the credit sales of the goods, when the consignee takes whole responsibility to recover the amount from the customers. The third one is Overriding Commission. Overriding Commission is given on the extra price between invoice price and selling price. ठीक है, तो आज हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया. आज हमने डिस्कशन किया कंसाइनमेंट अकाउंट में कौन कौन पार्टीज होती हैं. 2 पार्टीज आर देयर, कंसाइनर एंड कंसाइनी. फिर हमने डिस्कशन किया कंसाइनर की बुक्स में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं. 5 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. 5 अकाउंट मैंने आपको बताया. द सेकेंड वन इज कंसाइनी. कंसाइनी के बुक्स में कितने अकाउंट बनते हैं? 2 अकाउंट, वो मैंने आपको समझाया. आफ्टर दैट हमने देखा कि कमीशन कितने टाइप्स के होते हैं. कमीशन 3 टाइप के होते हैं. द फर्स्ट वन इज जनरल कमीशन, जो टोटल सेल्स पे दिया जाता है. द सेकंड वन इज डेल क्रेडिट कमीशन, जो केवल क्रेडिट सेल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर दिया जाता है. एंड द थर्ड वन इज ओवरराइडिंग कमीशन. ओवरराइडिंग कमीशन जो दिया जाता है वो है एक्स्ट्रा प्राइस, इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है, उस प्राइस पे जो कमीशन दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग कमीशन. Okay, so it's all about of your today's account class. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे बनती हैं, कैसे इसका अकाउंट क्रिएट होता है, कैसे ये सारे अकाउंट बनाए जाते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाकी सारे अकाउंट के बारे में. थैंक यू वेरी मच.